हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग C-TET दिसंबर 2023 जो कि जिसमें से हम लोग CDP वाले भाग से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समावेशन एवं दिव्यांगता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है। बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट, वाक चलित कंप्यूटर, कैलकुलेटर, आवर्धक लेंस। तो यहाँ पे दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक पूछा है जिससे कि हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट, माना कि हम बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट तो रख लेंगे, लेकिन क्या हमारी आँख में कोई डैमेज प्रॉब्लम है तो क्या कितना ही बड़ा पहाड़ी लाके सामने रख दो तो देख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। वाक चलित कंप्यूटर, बोलने वाली कंप्यूटर जो कि जिससे स्पीच भाषण मतलब बोल रहा हो, ठीक है, वॉइस दे रहा हो। तो यहाँ पे दृष्टि की सहायता कैसे कर सकते हैं? बोल के वो तो सुन सकता है ना, देख सकता थोड़ी है। हम वॉइस चला देंगे तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर्स फ्रेंड्स यहाँ पे जो देख नहीं सकता उसके लिए कैलकुलेटर देने से वो उसकी आँखें सही नहीं हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवर्धक लेंस। अगर हम जिसकी आँख डैमेज है, ठीक है, उसकी सहायता करने के लिए उसके आवर्धक लेंस, आवर्धक का मतलब होता है बड़ा कर देना, तो हम उसको बड़ा कर देने वाला लेंस लगाएंगे तो यहाँ पर दृष्टि की सहायता हो जाएगी। क्योंकि जब हम बड़ा करके लेंस लगा देंगे, आवर्धक लेंस लगा देंगे, तो चीज़ें उसको साफ साफ दिखने लगेंगी और स्पष्ट दिखने लगेंगी। सो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, ठीक है, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो फ्रेंड्स होगा अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, तो अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। गलत बात है, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में अलग अलग होते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि समावेशी शिक्षा, एक ही विद्यालय में सभी प्रकार की आवश्यकताओं वाले बच्चे को एक ही छत के नीचे हमें पढ़ाना है ना। विद्यार्थियों हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियाँ हमेशा अति क्रियाशील नहीं होते हैं, हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहना गलत हो जाएगा। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल राइट है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। सभी विद्यार्थी अपनी सामर्थ्य और चुनौतियों के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थित कर दी जाए। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाए जाएं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो कम देखते हैं, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों को, मतलब दृष्टिबाधित हुए, सफल समावेशन है, तो जो विद्यार्थी देख नहीं सकता, उसको देखने में कठिनाई है, उसके समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन हमारा ये पूछा है। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझें। ठीक है, जब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं, जो आंसर होते हैं, हम आंसर तक बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए,
3 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ में पहले आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि कम दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है, ठीक है, कक्षा में उपस्थित सहायक उपकरण मौजूद हों। यहाँ पर जो कम देखता है उसके लिए उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होना जरूरी नहीं है। इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सभी धाराओं के अनुसार एनसीएफ जो 2005 है, 2020 है एनईपी, उन सारी को ये मेट के रख दिया है। ठीक है ना, इन विद्यार्थियों का पृथक्करण नहीं करना है, बल्कि सभी बच्चों को हमें एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए, उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए सभी को एक प्रकार की शिक्षा, मतलब एक प्रकार की नहीं, लेकिन एक ही छत के नीचे दिया जाना चाहिए। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थित कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दूर सीट कर देने से कुछ नहीं होने वाला है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। जो देख नहीं पा रहा है उसके लिए हम दृश्य प्रस्तुतिकरण क्या करेंगे पढ़ा के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। जैसे कि दृष्टिबाधित है तो उसके लिए आवर्धक लेंस, जो स्पर्श टेक्टाइल मटेरियल होता है, स्पर्श करके टच करके, जैसे कि एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, टच करके ब्रेल लिपि, उस तरह का माध्यम अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, 2 फीट की दूरी के परे चीज़ें नहीं देख सकते हैं, एक ही गति की क्रिया को बार बार करते हैं, 70 dB की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता से जूझने वाला छात्रा को विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं, है ना। पढ़ने में शब्दों का या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो अधिगम अक्षमता से जूझने वाले विद्यार्थी पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 फीट की दूरी के परे चीज़ें नहीं देख सकते, ये तो दृष्टिबाधित हो गया। एक ही गति क्रिया को बार बार करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पे पूछ रखा है कि यदि हमारे क्लास में कोई दृष्टिबाधित है, कोई अंधा व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, ठीक है, तो उसके समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को श्याम पट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए। जो देख नहीं सकता वह श्याम पट्ट पर सवाल कैसे हल कर सकता है, यहाँ पे ए गलत हो जाएगा ना। मानचित्रों और आरेखों को स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए मानचित्र और आरेखों को स्पर्शनीय छू के, ठीक है ना, टेक्टाइल मटेरियल जिसे कहा जाता है, तो टेक्टाइल मटेरियल का यूज़ किया जाना चाहिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि वह टच करके महसूस करके चीज़ों को समझ सके, है ना। विद्यार्थी को हस्तलिखित, जो अंधा है ना, जो अंधा है उसे हस्तलिखित नोट्स देंगे तो वो पढ़ने में माहिर बन जाएगा क्या, नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना।
इच्छा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा उदाहरण है जो सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, मतलब कौन सा एग्जाम्पल है जो कि ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। मतलब जो हमारे कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, जो अंधे विद्यार्थी हैं, उनके लिए वो कौन सा माध्यम है जिससे कि हेल्प मिल सकती है उन बच्चों को, है ना। हेडफोन तो ये श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दृष्टिबाधित से कोई रिलेट कर नहीं रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। दृश्य चित्र आधारित वर्कशीट, यहाँ पे देख नहीं सकता तो हम चित्र आधारित वर्कशीट क्या करेंगे, है ना। पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रेल लिपि का मतलब है टेक्टाइल मटेरियल वाला जिससे टचिंग सामग्री, ठीक है, जिससे कि वह अपने उंगलियों से टच करके ही सीख जाएगा कि किस तरह का आरेख बनाया गया है, कौन सा अक्षर लिखा गया है। तो यहाँ पे अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग, ब्रेल प्रणाली का यूज़ किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सी विकलांगता निम्नलिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? गतिमान दिव्यांगता, श्रवण बाधित दिव्यांगता, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण है? तो यहाँ पर पढ़ने लिखा है कि पढ़ने में कौन सी विकलांगता आएगी, ठीक है, पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है। तो यहाँ पर पठन वैकल्य हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चा पढ़ नहीं सकता है, वह पढ़ने में कठिनाई महसूस करे, तो वहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाता है, पठन वैकल्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो यहाँ पर जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 एक्ट था, ठीक है, वह मंदित छात्र, विकलांग छात्र, सिर्फ एक प्रकार के छात्र को नहीं, सभी प्रकार के छात्रों को, जिन छात्रों को विकलांगता है शारीरिक, उन शब्दावली का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। यहाँ पर शारीरिक दिव्यांगता से संबंधित विकलांगता, मंदित छात्र, अधिगम कठिनाइयाँ, ये सभी ऐड हो जाएंगी इसी में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। दृष्टिबाधित से जुड़ते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जितना हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। संपत्तियों की व्याख्या करने के लिए श्याम पट्ट पर आरेख बनाने चाहिए। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर जो है दृष्टिबाधिता से जुड़ने विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जितना हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। सिर्फ लिखित स्वरूप में प्रदानित करने से वह देख सकता नहीं, तो हम लिख लिख के उसको क्या पढ़ा देंगे, है ना। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। लेखनियों द्वारा इंगित करने से वो देखने लायक हो जाएगा, वो समझने लायक थोड़ी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 20 संपत्तियों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाना चाहिए। जो अंधा है उसके लिए चाहे हम आरेख बना के रख दें या फिर कोई डायग्राम बना के रख दें, क्या मतलब है ना। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए, जिससे कि वह कन्वर्सेशन से सुनेगा, जानेगा और समझेगा। सिर्फ वह देख के नहीं बल्कि सुन के समझ सकता है। चलिए अगला है। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसमें हो जाता है? तो अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार,
अटेंशन डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दृष्टिबाधिता, विजुअल इम्पेयरमेंट, वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया, लेखन वैकल्य, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि एक विद्यार्थी है, मान लीजिए ये विद्यार्थी है, ठीक है, बना गया विद्यार्थी ना, हाँ अभी ठीक है। तो ये विद्यार्थी है अपना, ध्यान नहीं दे पाता, ये एक घंटे क्लास में बैठने में रोने लगता है, ठीक है, बैठ नहीं सकता है अटेंशन करके, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, कोई कुछ बोल दिया उसी ओर चले गया, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, वह ये 15 मिनट से अधिक एक स्थान पर नहीं टिक पाएगा, ठीक है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, है ना। न्यूनता का मतलब कमी, ध्यान में कमी। तो यहाँ पर लिखा है कि ध्यान नहीं दे पाता। कनेक्ट करना सीखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस को क्वेश्चन से कनेक्ट करना सीखिए, जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस के माध्यम से ऑप्शन तक, करेक्ट आंसर तक जा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं दे पाता है बच्चा, आसानी से एक दूसरे की ओर जो कुछ बोल दिया उसी की ओर आकर्षित हो गया, है ना, कुछ का ढंग नहीं है, और ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, टिक नहीं पाता है, वह बेचैन रहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।